नमस्कार, स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में। मैं हूं मोना। आज भारत पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तानी सेना लगातार भारतीय सेना को उकसाने की कार्रवाई कर रही है, लेकिन भारतीय सेना संयम बरतते हुए जवाबी कार्रवाई कर रही है। लेकिन आने वाले समय में भारतीय सेना के सामने कई बड़ी चुनौतियां आ सकती है। यह बड़ी चुनौतियां क्या क्या हो सकती है, इस पर आज हम हमारे महानिदेशक ललित अग्रवाल से जानेंगे। पाकिस्तान में कौन कौन से बड़े आतंकी संगठन हैं, उस पर भी बात होगी। क्या ये आतंकी संगठन भी भारतीय सेना के सामने कोई चुनौती पेश कर सकते हैं, इस बारे में भी हम हमारे महानिदेशक ललित अग्रवाल से समझेंगे। यह रिपोर्ट आप पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी। लेकिन सबसे पहले जानते हैं भारत पाकिस्तान से जुड़ी सीमाओं के बारे में और हमारा कटिहार और कोसी क्षेत्र कितना सुरक्षित है, कितना नहीं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार मरना, नमस्कार दर्शकों। सर, सबसे पहले बात करेंगे, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी माहौल है। दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, गोलीबारी चल रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच लगने वाली सीमा कहाँ है? मुन्ना, ये आज के समय में आपका सवाल बिल्कुल सटीक है। लोगों को जानना चाहिए कि जो भारत एक समय आज के समय पाकिस्तान और भारत आमने सामने हैं। जो पाकिस्तान एक समय भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, 1947 में आज़ादी के बाद दोनों देश अलग हुए, तो कहाँ से इन दोनों को देशों को बांटा गया, कहाँ कहाँ इसकी सीमा लगती है। सबसे पहले आप दोनों देशों के क्षेत्रफल को समझ लीजिए। पाकिस्तान का क्षेत्रफल है 8,81,000 वर्ग किलोमीटर, जबकि भारत का क्षेत्रफल है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर, यानी पाकिस्तान से भारत 4 गुना बड़ा है। सीमाएं दोनों देशों की जो लगती है, टोटल 2,860 किलोमीटर लंबी सीमाएं हैं जो दोनों देशों के बीच लगती है। कहाँ से शुरू होती है सीमा, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये सीमा शुरू होती है हम लोग जम्मू कश्मीर से आगे लेह लद्दाख का नाम आपने सुना होगा मोना। लद्दाख स्टेट से शुरू होती है। लेह इसका जाने माना एक शहर है, लेकिन लेह के बगल में सबसे पहली सीमा लगती है जो एलओसी कहते हैं वहाँ पे, वो गिलगिट जिले से शुरू होती है। गिलगिट पहला जिला है जहाँ से पाकिस्तानी के और भारत की सीमाएं लगती है। इसको एलओसी कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो लेह लद्दाख में 2 जिला है जहाँ इसकी भारत की पाकिस्तान की एलओसी है। सबसे पहला गिलगिट और वहाँ से आता है सियाचिन इसके बगल में। सियाचिन के बारे में आपने बहुत बार सुना हो कि पहले सियाचिन ग्लेशियर ये बहुत विवादास्पद रहा था, बहुत 11,500 फीट की हाइट पर है। और इसके बारे में मैं चलते चलते आपको बता दूं, पाकिस्तान का कब्जा बहुत शुरू से इस पर रहा था, लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी के समय ऑपरेशन मेघदूत चलाकर भारत ने 1984 के अप्रैल में इस पर भारतीय मिलिट्री ने इसको पूरी तरह कब्जा कर लिया था। उसके पहले हालांकि आंशिक कब्जा रहा था, लेकिन 1984 से भारतीय सेना का कब्जा है। अप्रैल में भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था यहाँ पे और काफी कामयाब रहा था। तो सियाचिन और गिलगिट से शुरू होती है एलओसी और सियाचिन तक जाती है। अगर हम लेह लद्दाख जो सेंट्रल गवर्नमेंट का केंद्र शासित राज्य उसकी बात करें तो ये 114 किलोमीटर लंबी एलओसी है यहाँ पे। अब ये इसके बाद प्रवेश कर जाती है सीमा जम्मू कश्मीर के ये कुपवाड़ा जिला, वहां से एलओसी शुरू होती है और ये पूरे स्टेट में 776 किलोमीटर लंबी सीमा एलओसी है। यहाँ से यहाँ कश्मीर शुरू हो जाता है। कश्मीर में पहला जिला है कुपवाड़ा जहाँ एलओसी गुजरती है, फिर आता बारामूला, फिर आता है रजौरी, फिर पुंछ और फिर जम्मू। ये जम्मू कश्मीर के 5 जिले हैं जहाँ से ये एलओसी गुजरती है। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल जो भारत पाक सीमा के बीच है। तो फिर ये 776 किलोमीटर जम्मू कश्मीर हो गया और 114 किलोमीटर लेह लद्दाख में, यानी 890 किलोमीटर इस पूरे इलाके में एलओसी गुजरती है। अब ये आप पंजाब आ जाता है, यहाँ से पठानकोट आ जाता है, लेकिन इसको एलओसी नहीं कहते। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। पंजाब में जो पठानकोट से शुरू होती है। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का फ़र्क मैं बता देता हूँ। भारत उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मानता है। एलओसी बोलता है कि फिलहाल किस लाइन ऑफ कंट्रोल है, किस क्षेत्र में कौन सी सरकार का कंट्रोल है। क्योंकि भारत जो हिस्सा कश्मीर है पाकिस्तान के हिस्से में, उसको भी अपना ही हिस्सा मानता है, हम अपना ही हिस्सा मानते हैं।
इसलिए हम लोग उसको POK बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन हमारा दावा शुरू से है कि ये हमारा हिस्सा है, हमारा ही देश का एक है, और कभी न कभी हम इसे अपने देश में मिला के रहेंगे। इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत नहीं कहता है, भारत इसे LOC कहता है। जम्मू के बाद आ जाता है पंजाब, शुरू हो जाता है यहाँ से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो यहाँ से सबसे पहले आता है पठानकोट, पठानकोट के बाद आता है पंजाब का गुरदासपुर, गुरदासपुर के बाद अमृतसर जहाँ का बाघा बॉर्डर फेमस है, अटारी बॉर्डर फेमस है, फिर आता है फिरोजपुर, और फिर उसका आता है फिजलका। ये 6 बॉर्डर है यहाँ पे पंजाब में, जो इसकी सीमा है 425 किलोमीटर लंबी है। यहाँ से शुरू होता है राजस्थान, राजस्थान में 1037 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है पाकिस्तान से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो सबसे ज़्यादा लंबी राजस्थान में ही पाकिस्तान लगता है। पहला है गंगानगर, दूसरा आ जाता है बीकानेर, फिर आता है जैसलमेर, फिर आता है बाड़मेर, और यही जैसलमेर के पास वो पोखरण भी है जहाँ भारत ने पहला अपना परमाणु परीक्षण किया था। और मैं आप बता दूँ जैसलमेर के वही बॉर्डर है जहाँ से 1971 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश करके उनके 93,000 सैनिकों को कैदी बनाया था। तो हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अब यहाँ से जब बाड़मेर के बाद शुरू हो जाता है गुजरात। गुजरात में भारत और पाकिस्तान की सीमा है 508 किलोमीटर लंबी, जिसे रन ऑफ कच्छ कहा जाता है। और इसका सबसे अंतिम हिस्सा है सर क्रीक, जिसे सर क्रीक कहते हैं। यानी आप समझ लीजिए गिलगिट से, उधर लेक से गिलगिट से शुरू होकर इधर सर क्रीक तक भारत और पाकिस्तान की सीमा लगती है, जो 2860 किलोमीटर लंबी सीमा है। और भारत पाकिस्तान की सीमा पूरे देश में कहीं भी नहीं लगती है, यही 2860 किलोमीटर पर लड़ाई चलनी है। और इसी पे दोनों जगह जगह, कल भी आपने सुना होगा कि विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और सोफिया कुरैशी ने बताया था कि इसी ले से शुरू करके सर्कल के बीच उन 36 जगहों पे उन्होंने हमले किए थे, जिसको सब ने भारतीय सेना ने बेकार कर दिया था। मोना, तो ये हुई भारतीय सीमा। अगर कटिहार की बात करें तो जो कटिहार से कौन कौन सी सीमा लगती है, और इसके बारे में भी बताएं हमारे दर्शकों को। मोना, यूँ तो देखिए जब किसी दो देश में युद्ध होता है तो पूरा देश ही एक हो जाता है, पूरे देश पे खतरा मंडराता है, और दुश्मन कहीं भी किसी भी तरीके से हमला कर सकता है। और चाहे वो फिदाइन हमले से हो, चाहे विमान से हो या मिसाइल से हो। लेकिन व्यावहारिक रूप से जो हम बात करते हैं कटिहार और हमारे सीमांचल क्षेत्र के, तो मैं बता दूं पाकिस्तान के आसपास भी हमारा शहर कटिहार नहीं है, कोसी क्षेत्र नहीं है। अगर हम इसकी निकटवर्ती सीमा पाकिस्तान की बात करें तो सबसे निकटतम 3 बॉर्डर आते हैं पाकिस्तान के, राजस्थान का गंगानगर, पंजाब का पठानकोट और जम्मू कश्मीर का जम्मू बॉर्डर। ये 3 है, और तीनों की दूरी कटिहार से लगभग 1800 से 2000 किलोमीटर है। और कोई भी पाकिस्तानी, चाहे वो मिसाइल हो, हवाई जहाज हो या फिर थल सेना हो, उनको इन्हीं 3 बॉर्डर से, नियरेस्ट बॉर्डर से आना होगा, दिल्ली पार करके आना होगा। जब भी पाकिस्तान के किसी भी सेना को, किसी भी हवाई जहाज को अगर कटिहार की तरफ सीमांचल में आना है तो दिल्ली होकर ही आना होगा। और दिल्ली से निकटतम बॉर्डर यही तीनों है, लगभग 500 से 600 किलोमीटर की दूरी है दिल्ली से इन तीनों बॉर्डरों की। गंगानगर जो राजस्थान का है, पंजाब का पठानकोट और जम्मू कश्मीर का जम्मू बॉर्डर। तो भारत लगभग, हमारा कटिहार लगभग 1800 से 2000 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की निकटतम जो निकटवर्ती सीमा उससे। इसलिए कोई मिसाइल का या युद्ध पोत का आने का संभावना काफी कम है यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान के पास जितने भी मिसाइलें हैं, क्रूज मिसाइल हो या बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल की उसकी क्षमता ही उसके पास अधिकतम 500 किलोमीटर की, तो वो तो आने का सवाल ही नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल एक मिसाइल है, शाहीन मिसाइल जो पाकिस्तान के पास है, उसके पाकिस्तान दावा करता है कि हमारे इसकी मारक क्षमता 2500 किलोमीटर है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि वो 1000 से 1200 किलोमीटर ही कम है। तो उसके ग्राउंड, जैसे आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, कंपनी दावा करती है कि 20 का एवरेज देती है, लेकिन जब चलाते हैं तो 12, 14, 15, 16 किलोमीटर का एवरेज देते हैं। वैसे पाकिस्तान तो दावे ऐसे भी बड़े बड़े करता है, उसका दावा कि मेरी शाहीन मिसाइल 2500 किलोमीटर जाएगी, लेकिन जानकारों और विशेषज्ञों का कहना है कि वो मिसाइल 1000 से 1500 किलोमीटर से ज़्यादा उसकी मारक क्षमता नहीं है, तो वो मिसाइल से भी कटिहार नहीं आ सकता। अब बात इधर है बांग्लादेश, हमारे इधर
तो पाकिस्तान का कोई समय हिस्सा हुआ करता है ये बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान से, आपको सुन के आश्चर्य होगा, बहुत लोगों को नहीं जानकारी है, हम बताएंगे। बांग्लादेश पाकिस्तान से कहीं भी जमीन से सटा हुआ नहीं। आप इसको एक समझिए, जैसे हम बैठे हैं, मेरा है कि दाहिना हाथ बांग्लादेश है तो बाएं हाथ पाकिस्तान है। यानी अगर बांग्लादेश से पाकिस्तान जाना होगा तो जमीनी रास्ते से पूरा भारत ये होके ही जाना होगा। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं जमीनी रास्ते से कि पाकिस्तान का आदमी बांग्लादेश जाए या बांग्लादेश का पाकिस्तान जाए। भारत को क्रॉस करके बिना वो जा ही नहीं सकता, जमीनी रास्ते की बात कर रहा है। तो उसको जाने तो कलकत्ता बॉर्डर से आए या हिल्ली बॉर्डर से आए या बालूघाट बॉर्डर से और बांग्लादेश का कोई आदमी जाएगा तो वो पूरा दिल्ली पार करते हुए जम्मू पठानकोट जाएगा, या पाकिस्तान का कोई आदमी आना हो तो पठानकोट जम्मू से आएगा, पूरा दिल्ली, पूरा यूपी बिहार पार करते हुए जब कलकत्ता बॉर्डर से या हिल्ली बॉर्डर या बालूघाट बॉर्डर से उतर जाएगा। और कोई जमीनी रास्ता उसका नहीं है लंबा। इसकी दूरी कम से कम 2500 किलोमीटर पड़ती है और जाने में 2 से 3 दिन समय लगता है, जो संभव नहीं है। दूसरा हम लोग बात करें जल का, जल मार्ग से कैसे जा सकता है पाकिस्तान बांग्लादेश से, वो भी बहुत दूर है। हम आपको बता दें, बांग्लादेश का भौगोलिक स्थिति अगर आप देखेंगे तो वो ज़्यादातर वे बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा हुआ है और पाकिस्तान अरेबियन सी के किनारे बसा हुआ है। अगर हम बांग्लादेश का सबसे बड़ा पोर्ट है चटगांव पोर्ट, वो वहाँ की कर्णफुली नदी के किनारे बसा हुआ। अगर हम लोग चटगांव पोर्ट से बाय समुद्री रास्ते से जाते हैं तो आप सुनिए कितना दूरी चलना पड़ेगा। चटगांव से कर्णफुली नदी जाना होगा किसी भी जात को, वहां से वे बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी को पूरा पार करना होगा। फिर इंडियन ओशन को पूरा, इंडियन ओशन जो इंडियन भारत के महासागर उसको पूरा पार करना होगा, तब आएगा अरब सागर। तो अरब सागर आधा पार करके तब आएगा कराची का पोर्ट। यानी उसकी दूरी बताएं तो 2775 नॉटिक माइल्स है। किलोमीटर में जानिए तो 5140 किलोमीटर जल से पार करना होता है। उसको श्रीलंका से और भारत के अंडमान निकोबार से होके से जाना पड़ेगा और कई अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी पालन करना पड़ता है। जाने का दूरी के समय पार करें तो लगभग 15 दिन से कम नहीं लगते और जाना काफी कठिन होता है। इसलिए जल मार्ग से भी जाना काफी कठिन है बांग्लादेश को पाकिस्तान से संपर्क करना। तीसरा आप जान लीजिए हवाई मार्ग। हवाई मार्ग से अगर आप जाते हैं कराची से या ढाका जाते हैं तो एयर डिस्टेंस उसकी है 2400 किलोमीटर, लेकिन वो तब है जब वो भारत के आसमान को प्रयोग करेगा। तो सामान्यतः पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच भारतीय इंडियन स्पेस का लोग यूज नहीं करना चाहते, उसको डर बना रहता है क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती है। तो लोग कैसे जाते आते हैं, उनका रास्ता क्या है? तो पहले कराची से आपको जाना होगा दुबई या अबू धाबी या इस्तांबुल या कोई भी गल्फ कंट्री का वहाँ जाना होगा। फिर वहाँ से आपको ढाका आना होगा। यानी अगर दूरी अगर देखेंगे तो ये टोटल दूरी एयर स्पेस 4500 से 5000 किलोमीटर पड़ जाती है। किसी भी फ्लाइट्स को आप जाएंगे इतना घूम के तो 9 से 10 घंटे का वक्त लगता है, तो वो भी काफी कठिन है। लेकिन एयर से अच्छा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए बांग्लादेश पाकिस्तान कहने के लिए तो एक समय था एक साथ, लेकिन भारत ने इसलिए भी उसको आसानी से अलग कर दिया कि पाकिस्तान की सेना को यहाँ पहुंचना, वहां से रसद सामग्री जाना काफी कठिन होता है। तो आज की तारीख में बांग्लादेश पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश के होके इंडिया में आए, ये निहायत असंभव सा बात है, लेकिन होना कोई भी मुश्किल नहीं है। इसलिए अगर इस इलाके को कोई खतरा तभी हो सकता है जब बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान भारत का युद्ध होगा। पाकिस्तान का सीधा युद्ध होगा और बांग्लादेश उसका साथ नहीं आएगा तो अपनी सीट माने अपना इलाका, इसमें कोई खास चिंता की बात नहीं। फिर भी जैसा सब जानते हैं कि कोई भी देश युद्ध लड़ता है तो खाली सेना नहीं लड़ती, पूरा देश लड़ता। तो हम भारत का हर नागरिक भारतीय सेना के साथ है और हर नागरिक पाकिस्तान से युद्ध करने को तैयार है। लेकिन बांग्लादेश भारत के विरुद्ध जाएगा और उसको पाकिस्तान को अपना जमीन यूज करना देगा, इसकी संभावना काफी कम है। इस पर 2 बात आपको बताते हैं। हालांकि अभी वहाँ के जो यूनुस भाई जो प्रभारी प्रधानमंत्री है वो कोई इलेक्टेड भी नहीं, उनके पावर भी लिमिटेड हो गए, लेकिन बेगम हसीना के चलते अभी भारत से बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। लेकिन अब सामान्य व्यवहारिक बात समझिए, घर घर में झगड़ा होता है। बांग्लादेश भारत का ही पैदा किया हुआ, यानी बांग्लादेश का हमारा भारत बाप है, उसी ने पैदा किया, बेटा उसका। भारत का क्षेत्रफल है 32,000
32,87,000 किलोमीटर, बांग्लादेश का मात्र 1,48,000 किलोमीटर। हमारा मध्य प्रदेश से वो आधा है, उत्तर प्रदेश से भी छोटा है, महाराष्ट्र से आधा है। एक सामान्य राज्य के जैसा जब चाहेगा भारत उसको समेट सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बांग्लादेश भले नाराज है, लेकिन आप हमें यकीन है कि आने वाले समय में बांग्लादेश भारत के रिश्ते पहले जैसे होंगे। कुछ समस्याएं हैं, कुछ विवाद है, तो वो तो होता रहता है, घर घर की कहानी है, भाई भाई में भी होता है, वो सुलझेंगे और बांग्लादेश फिर भारत के लिए वैसा ही बनेगा। वो पॉलिटिकल सिनेरियो बदलता है, सरकारें बदलती है, लोगों की विचारधारा बदलती है, लेकिन इसलिए ऐसा तनाव हो सकता है, विवाद हो सकता है, लेकिन युद्ध में भारत का विरोध करना बांग्लादेश के लिए तो चाहेगा भी तो शायद नहीं कर पाएगा। अगर एक बार युद्ध में इसने भारत का विरोध कर लिया तो ये निश्चित मानिए बांग्लादेश का अस्तित्व ही आने वाले समय में मिट जाएगा। कि भारत जब चाहेगा मौका मिलेगा कि छोटे से स्तर को अपने में मिला सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये बात तो मैंने खाली व्यवहारिक तौर पे बताया, लेकिन भारत ऐसा कभी करेगा नहीं, भारत का ऐसा कभी विचार भी नहीं, हम भी नहीं चाहते। बांग्लादेश एक देश, एक स्वतंत्र देश है, वो स्वतंत्र रहे और भारत का समर्थन तो हमेशा रहेगा। लेकिन जो लोगों की सोच है कि बांग्लादेश कुछ करेगा नहीं करेगा, इसकी संभावना काफी कम है। इसलिए हमारा क्षेत्र कितना सुरक्षित है, कितना खतरा है, तो बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन सतर्क तो रहना चाहिए। हमारा देश लड़ रहा है, हमारी सेनाएं लड़ रही है, तो हम भी लड़ रहे हैं। इसलिए हमको हर कदम पे सुरक्षित रहना है और भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसियों को दी गाइडलाइन को पालन करना है, और साथ साथ जो हमारा जिला प्रशासन गाइडलाइन दे रहा है उसको भी समझना, उस हिसाब से चलना है। सर, अक्सर हम लोग पाकिस्तान में सक्रिय कई आतंकी संगठनों के बारे में सुनते हैं, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और भी कई संगठन जो पाकिस्तान में अभी भी सक्रिय है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये भी सवाल आज की तारीख में बहुत प्रैक्टिकल है और इम्पोर्टेंट सवाल है। पाकिस्तानी सेना, देखिए शुरू से पाकिस्तान का स्वभाव क्या रहा, वो सेना कम लड़ती है, आतंकवादियों को ज्यादा लड़ाती है। एक अलग से सेना का दूसरा विंग समझ लीजिए। तो हम आपको बताते हैं शुरू पाकिस्तान में कल्चर कब से हुआ। इसके पहले एक बात समझ लीजिए, पाकिस्तान में ना हमेशा सैनिक, वहाँ की मिलिट्री हावी रही है। 3 बार वहाँ के कमांडरों ने तख्ता पलट दिया भारत का। 1958 में आपको याद होगा जनरल अयूब खान ने तख्ता पलट दिया था। 1977 में जियाउल हक ने तख्ता पलट दिया था, और 1999 में परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट दिया था, और तीनों राष्ट्रपति बन गए थे, देश के मालिक बन गए थे। अभी जो पाकिस्तान के हेड हैं, चीफ कमांडर बोलिए, जनरल बोल लीजिए, असीम मुनीर, इनका पूरा नाम है जनरल सैयद असीम मुनीर अहमद शाह। ये भी, इनके बारे में लोग बोलते हैं कि ये भी पाकिस्तान पे तख्ता पलट करना चाहते हैं, और परवेज मुशर्रफ और अयूब खान और ये जनरल जियाउल की तरह सत्ता को मालिक बन जाते हैं। इनकी भी महत्वाकांक्षाएं बड़ी है। तो इसी को लेकर उन्होंने पहलगाम में ये आतंकवादी घटना कराई थी। लेकिन चलिए, अब हम लोग जानते हैं आतंकवादी पाकिस्तान का कल्चर क्या है। 1980 के दशक में अफगानिस्तान में लगातार रशियन सेना और अमेरिकन सेना में लड़ाई चल रही थी। अफगानिस्तान में तालिबान थे, उधर रशियन सेना थी और इधर अमेरिकन सेना थी। तो इसको लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान का यूज किया था। तो पाकिस्तान ने वहाँ कई जिहादी संगठन खड़े कर दिए थे। तो समय बदला, 88-89 में रशियन सेना वापस चली गई, बाद में अमेरिकन सेना भी चली गई, तो और अफगानिस्तान पे वहाँ से हट गई। लेकिन जब रशियन सेना वापस चली गई तो ये जिहादियों का अब कोई काम पाकिस्तान के पास बचा नहीं। तो अब पाकिस्तान ने तैयार तो कर दिया था, तो उस समय जिया लोग ने सोचा कि क्यों न इससे एक संगठन ऐसे खड़े किए जाए जो वो पाकिस्तानी सेना के बिहाफ में भारत के विरुद्ध लड़ाई जारी रखे। और चूँकि भारत की सेना पाकिस्तान की सेना से 2.5 गुनी बढ़ी है, तो वो जम्मू कश्मीर पे वो संगठनों को लगाया जाए ताकि भारत के 5-6 लाख सैनिकों को वह एंगेज करके रखे। तो उन्होंने उन जिहादियों को अपने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भेज दिया। लेकिन उस समय उसको उम्मीद नहीं थी कि वहाँ से कोई सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वहाँ से कुछ कमांडर आए, उन्होंने ट्रेनिंग कैंप चालू किया। तो बहुत बड़ी संख्या में पीओके के जो युवक है उसमें ट्रेनिंग लेने के लिए आ गए। तो पाकिस्तान के जियाउल हक को थोड़ा हौसला मिल गया, तो उन्होंने एक वहाँ संगठन बना दिया। ये 1988-89 तब सबसे पहला संगठन बना था हिजबुल मुजाहिदीन संगठन। देखिए संगठन नाम कैसे रखते हैं, धार्मिक नाम रखते हैं, हिजबुल मुजाहिदीन। हिजबुल मुजाहिदीन का मतलब होता है कि पवित्र योद्धाओं का संगठन, हिंदी में अगर समझिए तो। लेकिन नाम वो धार्मिक रखते हैं ताकि लोगों की भावना से खेल सके।
तो हिजबुल मुजाहिदीन संगठन पहले स्टार्ट हुआ 1988-89 में। इसके जो फाउंडर थे जो आज पाकिस्तान में है, इनका नाम सैयद सलाउद्दीन नाम है उनका, और उनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ शाह है। लोग उनको पीर बाबा के नाम से भी जानते हैं। लोग उन पीर बाबा के नाम से पाकिस्तान में उनको लोग फेमस थे, जो आज भी पाकिस्तान में बैठा हुआ। लेकिन इस संगठन में क्या था कि इसमें ज़्यादातर कश्मीरी लोग ही थे। तो कश्मीरी लोग युवकों को ट्रेनिंग देके पाकिस्तान ने इनको काम दिया कि अपने पीओके की तरफ से इंडियन सेना को परेशान किया जाए। तो 88-89 में ये चालू हो गया हिजबुल मुजाहिदीन। कुछ साल बाद पाकिस्तान, लेकिन इनका क्या था कि इन जितने भी इनके ट्रेनर थे, जिनके भी इनके उग्रवादी थे, आतंकवादी थे, उनके दिमाग में लोकेलिटी थी। कभी कभी उनके कुछ लोग इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात करते थे। अपने को नाम सुना होगा पहले, JKLF बहुत नाम था पहले, जम्मू कश्मीर लिबरेशन था। 88 के पहले वो काम करता था, लेकिन वो बात करता था आज़ाद कश्मीर की, न पाकिस्तान के साथ जाएंगे न भारत के साथ जाएंगे। इसलिए पाकिस्तानी सेना को उसकी ये बात रास नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने हिजबुल को खड़ा किया। हिजबुल खड़ा हो गया, लेकिन हिजबुल में ज़्यादातर तो ग्राउंड रियलिटी वर्क बहुत अच्छा था। उनके साथ लोकल लड़कों के बहुत जुड़े थे, लेकिन उनको अंदर में कश्मीरियत की भावना बहुत ज़्यादा थी। तो पाकिस्तान सेना को हमेशा डर बना रहा था कि कभी भी लोग भी आज़ाद कश्मीर की बात नहीं करें। तो आगे चल के उन्होंने एक दूसरा संगठन बनाने की कोशिश की। इसके पहले मैं बता दूं इनको पैसा कहाँ से आता था, ये भी आप समझ। इनका पैसे लेने का तरीका क्या था, ये MBBS के सीटें बेचते थे, लोकल लोगों से चंदा लेते थे। कहते थे या तो एक लड़का अपना घर का दो या 50,000 रुपये चंदा दो, बाद में ये चंदा वसूली दादागिरी टैक्स समझिए, गुंडागर्दी से ही पैसा लेते के सारी शिकायतें भेजी, और ये विदेशी कंपनियों से भी पैसा लेते थे। इस तरह इनकी फंडिंग होती है। तो जब पाकिस्तानी सेना को लगा कि ये उग्रवादी हिजबुल संगठन है, एक लोकलिटी इनके मन में ज़्यादा, तो इसके पैरेलल में एक तो ऐसा संगठन खड़ा किया जाए जो कम्प्लीटली पाकिस्तानी सेना के अंडर। तो उन्होंने एक नया बनाया लश्कर-ए-तैयबा। लश्कर-ए-तैयबा का भी हिंदी रूपांतर का भी शब्द, लश्कर-ए-तैयबा का भी हिंदी रूपांतर सुनिएगा तो पवित्र योद्धाओं की सेना। अब नाम सुनिएगा तो ऐसा लगेगा कि एकदम धार्मिक संगठन। लश्कर-ए-तैयबा जो का अभी जो चीफ है सैयद मोहम्मद हफीज, जो अभी फिलहाल पाकिस्तान में। हम आपको पहले हिजबुल का जो हेड क्वार्टर है मैं बता दूं, जो POK के मुजफ्फराबाद, और इसका लश्कर-ए-तैयबा का संगठन हेड क्वार्टर जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुनीर में। और लश्कर-ए-तैयबा का ये संगठन का स्थापना पाकिस्तानी सेना ने इसलिए की कि कम्प्लीटली पाकिस्तानी सेना के कब्जे में था, और था भी और रहा भी। इसको लोग आज भी कहते हैं कि सोल्जर विदाउट ड्रेस, विदाउट यूनिफॉर्म, ऐसा कहा जाता है कि कम्प्लीटली पाकिस्तानी सेना के अंडर में, और जो पाकिस्तानी सेना चाहती है वही करता है। और इसका कवर कल्चर क्या, इसका कवर कल्चर कॉर्पोरेट स्टाइल का वर्क है। फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, फैक्ट्रियाँ चलता है इनका, होटल चलते हैं पैसा फंडिंग के लिए इनका। और दूसरा कि ये देश के दूर दूर तक, भारत में दूर दूर तक, अंदर तक जाके आतंकवादी हमले करने का परेशान करने के लिए ये काम करते हैं। जैसे आपने अब 2008 में भारत के बम्बई ताज पे हमला जो हुआ था 26/11 के नाम से जानते हैं, वो लश्कर-ए-तैयबा का ही कराया हुआ था। अब हम आते हैं पाकिस्तान के तीसरे संगठन जैश-ए मोहम्मद। जैश-ए मोहम्मद का हिंदी रूप पत्र समझ लीजिए क्या है, आर्मी ऑफ द मोहम्मद परफेक्ट। अब सोचिए नाम कैसा रखते हैं। इनका जो फाउंडर है मसूद अजहर। आप मसूद अजहर के बारे में जान लीजिए पहले। ये मसूद अजहर वही है जो 2001 में IC-814 फ्लाइट को भारत हाईजैक किया गया था, कंधार ले जाया गया था, और जिस आतंकवादी को छोड़ने की बात कही गई थी वो मसूद अजहर ही था। तो मसूद अजहर इसी जैसे मोहम्मद का फाउंडर है। मसूद अजहर के बारे में ये आप जान लीजिए, बहुत ज्ञानी और पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार प्रचारक, बहुत प्रभावी, और बोलने में इसकी आवाज़ में बहुत दम और बहुत प्रभावी है। लोग इसकी बातों में तुरंत आ जाते हैं और लोगों को आसानी से अपने वश में कर लेते हैं। इसकी कला, ये इसकी खासियत है। पाकिस्तानी सेना ने इसकी खासियत को समझा और इसको कहा कि एक ऐसा संगठन बनाने के लिए तो भारत में जाकर ज़्यादा पाकिस्तान की ओर से ज़्यादा काम करे, ज़्यादा फैलाए। तो मसूद अजहर ने काम करना शुरू किया। 1998-99 वो बांग्लादेश के रास्ते भारत में भी आया।
और वो दिल्ली से लखनऊ, सहारनपुर, यहाँ के कई मुस्लिम संगठनों से उसने मिलने की कोशिश की, लेकिन भारतीय मुसलमानों ने रिजेक्ट किया और उसको कोई सफलता नहीं मिली, तो वो वापस चला गया। इसी बीच में अपने काम से एक बार जब भारत के जम्मू कश्मीर में आया था, दिल्ली के रास्ते गया था जम्मू कश्मीर, वहाँ वो अपने आतंकी साथियों से मिल के वापस जा रहा था, तो रास्ते में उसकी कार खराब हो गई। कार में उसके साथ सज्जाद अफगानी जो बहुत बड़ा आतंकवादी था, अब खुद ये मसूद अजहर था और एक तीसरा उसका साथी, तो उनकी कार खराब हो गई, तो ये लोग ऑटो पे चल पड़े। तो ऑटो पे चल पड़े तो रास्ते में ऑटो में चेक पोस्ट पे पुलिस ने रोक कर पूछताछ की। तो उस समय मसूद अजहर भारत में पुर्तगाली पासपोर्ट पे भारत आया। तो जब पूछताछ की तो मसूद अजहर ने भी जवाब दे दिया, सज्जाद अफगानी ने भी जवाब दिया, लेकिन उसका तीसरा आदमी जो था वो घबरा गया, भागने लगा। तो पुलिस के उसको क्या, तो पुलिस ने उसको पकड़ा। तीनों से जब पूछताछ की तो मसूद अजहर की पोल खुल गई और पुलिस ने उसको हाथों दोनों को जेल में डाल दिया। ये तब से ही ये मसूद अजहर जेल में था, इसको बाद में IC 814 की घटना करके छुड़ाया गया था। उसके पहले, उसके 2 महीना पहले इसको जेल की दीवार तोड़कर भी छुड़ाने की कोशिश कर गई थी। तो जेल की दीवार तोड़ के जब छुड़ाया गया तो एक आदमी जो उसका तीसरा आदमी था वो तो भाग गया, सज्जाद अफगानी भी भाग गया था वहां से, लेकिन उसको पुलिस ने मार गिराया, आगे थोड़ी दूर जाकर मार गिराया। लेकिन मसूद अजहर काफी मोटा था, वो दीवार में फंस गया, इसलिए भाग नहीं पाया, इसलिए पुलिस ने उसको वापस जेल में डाल दिया। लेकिन मसूद अजहर ने उसी दिन कह दिया था, आप खुद मुझे छोड़ोगे, खुद मुझे पाकिस्तान पहुंचाते आओगे। तब पुलिस भारत सेना समझी नहीं उसकी बात पर। उसके एक से 2 महीने के अंदर ही वो कंधा हाईजेक प्लान की घटना को अंजाम दिया गया और मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा। लेकिन वो बहुत तेज दिमाग का, और बचपन से ही पढ़ने में भी इसके बारे में कहा जाता, तो काफी तेज था। तो उसके बाद मसूद चला गया और उसने जैश मोहम्मद की स्थापना की, और जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर बहावलपुर में था, पंजाब में। और वहाँ इतना रईसी से रहता था कि 15 एकड़ में इसका हेडक्वार्टर फैला हुआ था, ट्रेनिंग सारी सुविधाएं थी इसके पास। इतना शौकीन था कि बड़े बड़े महंगे जानवर चीता से तक पाला करता था। तो 15 एकड़ में बहावलपुर में, ऐसी बहावलपुर के ठिकाने को भारतीय सेना ने इस बार उड़ा दिया। हालांकि जब 26/11 की घटना हुई थी तब भी बहुत बार आवाज उठी थी भारत के। तो मुनिरके में लश्कर तोबा के बारे में बता दूं कि 26/11 बम्बई का जो घटना का अंजाम दिया था लश्कर तोबा ने, उसमें बहुत आवाज उठी थी भारत में। तो मुनिरके में, पाकिस्तान के पंजाब के मुनिरके में उसके हेडक्वार्टर को बर्बाद किया जाए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबावों के चलते भारत ने राजनीतिक तरीका अपनाया, कई सबूत पेश किए पाकिस्तान के सामने, अमेरिका के सामने, लेकिन कोई खास वो नहीं रिजल्ट करके नहीं गया। तो इस बार जो पाकिस्तानी सेना ने बहावलपुर के 15 एकड़ में फिर उसको ठिकाने को उड़ा दिया, तो आप सोचिए कितना बड़ा धक्का लगा जैश मोहम्मद को। जैश मोहम्मद के अस्तित्व पे खतरा मंडराने लगा। मसूद अजहर का एक हमेशा अपने स्पीच में वो कहता था, धार्मिक भावना के, मैं अपने परिवार के, अपने बच्चे को, अपने बेटे को जिहादी बना रहा हूँ, कुर्बानी दे रहा। आपको याद है वो पुलवामा 2019 में घटा था, मैंने याद है ना, 2019 में पुलवामा। हाँ। उसमें भी इसी का भतीजा फजल महमूद आया था जो मर गया था, वो इसी का भाई का बेटा था। तो हर किसी को अपने बस में इसलिए कर लेता था कि मैं अपने परिवार के लोगों को ये अपने आज़ादी के लिए लड़ा रहा हूँ, तो लोग इसी बातों में आ जाते थे। और आज भी उसका यही कल्चर है कि पारिवारिक कल्चर पे, और इसका परिवार का ही कब्जा है जैश मोहम्मद पे। अभी आपने सुना होगा कि उसी वहाँ ट्रेनिंग कैंप में उसके सारे परिवार के लोग वहीं ऐशो आराम से रहते थे। अभी मीडिया में आपने खबर भी है कि परिवार के 10 लोग मारे गए इसी में, और 4 इसके सहयोगी मारे गए। तो मसूद अजहर ने कहा कि काश मैं भी मर जाता ताकि पाकिस्तानी सेना को या आवाम को अपने भावना में बहा, काश मैं भी शहीद हो जाता, काश मैं भी मर जाता। उसने अपने ट्विटर हैंडल से तो वो है कि ये मसूद अजहर पारिवारिक वो बात पे करता है, लश्कर तोबा कॉर्पोरेट स्टाइल में करता है, और हिजबुल लोकल कश्मीरी ग्राउंड पे अपनी लड़ाई करता है जो भारत को परेशान करते हैं। और यही 3 मेन संगठन है जो जम्मू कश्मीर POK के बीच भारत के साथ पाकिस्तानी सेना का समझे राइट हैंड लेफ्ट हैंड के काम कर रहे हैं, भारतीयों को परेशान कर रहे हैं, जगह जगह आतंक। देखो जैश मोहम्मद के बारे में एक बात मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं। जैश मोहम्मद का सबसे पहला नाम कब आया?
ये जैसे मोहम्मद ही वो संस्था है जो फिदाइन हमले करवाती है, और बाकी संगठन फिदाइन हमले नहीं करवा रहे थे। पहला स्टार्ट उसी का फिदाइन हमले, पहले कश्मीर विधानसभा में उसने फिदाइन हमला करवाया, और बाद में आपने सुना होगा लोकसभा संसद भवन में फिदाइन हमला हुआ। तो ये दोनों हमले जैसे मोहम्मद के कराए हुए थे, यही मसूद अजहर की, और तब से ये दुनिया की लाइमलाइट में ज्यादा है, और तब से भारत की सेना की नजर इस पे थी। अब जाके 20 साल 22 साल के बाद भारत को, उसके परिवार को, उसके हेडक्वार्टर को नष्ट करने का मौका मिला। अब मसूद अजहर अकेला हो गया, और वो पूरी कोशिश करेगा कि हम भारत को आगे परेशान करें। यह आतंकवादी संगठन क्या आने वाले समय में भी भारतीय सेना के लिए कोई चुनौती पेश कर सकते हैं? ऐसे तो देखिए, शुरू से ही ये लोग परेशान करते रहे मोना, सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बता दूं, शुरू से ही कश्मीर में भारत में जगह जगह हमला करवाना इन आतंकवादी संगठनों का, समझिए पाकिस्तानी आर्मी का काम है। लेकिन ये निश्चित है कि जैसा उसका चाल चरित्र और चेहरा है मसूद अजहर का, कि वो अब वो दोबारा रिक्रूटमेंट करेगा नए नया, क्योंकि 10 लोग उसके कुर्बान हो गए हैं, मर गए हैं, समझिए हमारी भाषा में। तो वो कोशिश करेगा कि अन्य युवाओं को कि अपने मेरे परिवार को मैंने देश पे कुर्बान कर दिया, ये भावनाओं से ब्लैकमेल करेगा। इसका चरित्र, इसका नेचर है भारत में कि हिंदू मुस्लिम दंगा होता है, इसका करेक्टर है। ये आप मान के बेसिक ये चाहता है कि भारत हमेशा हिंदू मुस्लिम दंगे में से ग्रसित हो रहे, इसी के लिए काम भी करता है। तो वो अब अपने संगठन में नहीं भर्ती करे, हालांकि उसका 15 एकड़ का ठिकाना तो हसनत हो गया है, लेकिन अब इसको सारी फंडिंग ISI करते हैं। मैं आपको बता रहा, ISI क्या है? चलिए, ISI पाकिस्तान की एजेंसी का सबने नाम सुना होगा, जिसका नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस क्यों बनी थी? स्टार्टिंग में जनरल अयूब खान के समय में इसको बनाया गया था कि भारत पाकिस्तान में सेना अलग थी, वहाँ की जासूसी एजेंसी होम मिनिस्ट्री अलग थी, कई संस्थाओं को आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए ISI बनाई थी, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। बाद में सेना ने इसको अपने कब्जे में कर लिया, और इसका प्रयोग दूसरे काम में होने लगा, और जो पाकिस्तान के सबसे मजबूत संगठन है, आर्मी से भी ज़्यादा। तो आगे बढ़ते हैं, तो ISI इसको फंडिंग करती है जैसे मोहम्मद को। तो जैसे मोहम्मद ISI की फंडिंग में फिर नहीं रिक्रूटमेंट करेगा, जो संभावना है, और कोशिश करेगा कि अपना इस काम का वो बदला ले, जगह जगह कोई ना कोई आतंकवादी घटना को अंजाम दे। ऐसा हो सकता है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या इस चुनौती को हम पहले ही खत्म नहीं कर सकते? हाँ, वो होगा माना, भारत बिल्कुल होगा। भारत की सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई है, सेना भी लगी हुई, लोग लगे हुए, और उम्मीद, हमें भरोसा कि ये कुछ करे। ये मसूद अजहर पहले, इसके पहले इसकी कहानी भारत की सेना या हमारी सुरक्षा एजेंसियां खत्म कर देगी। हमें पूरा भरोसा, और हम पूरा देश इस मामले में भारत सरकार के साथ, भारतीय सेना के साथ, और सुरक्षा एजेंसियों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इन सभी जानकारियों के बारे में। तो ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आप KBC न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार।